यहाँ पार्टिसिपेंट में आएगा, एडमिट करेगा साइड में, ऊपर से रिकॉर्डिंग पॉज करो। हमने ये पता लगाना है कि एंजाइम्स जो है वो किस तरह एक्ट करते हैं। हमें ये पता है कि एंजाइम दे स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। कुछ एंजाइम्स है बेसिकली दे आर प्रोटीन इन नेचर। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको एक नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होता है इन ऑर्डर टू कैरी आउट देयर फंक्शन। वो नॉन प्रोटीन पार्ट क्या था? दे वर कोफैक्टर्स, जिनकी हमें दो टाइप्स पड़ी थी। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर जो कि आइंस होते हैं, आई फॉर इनऑर्गेनिक और आई फॉर आइंस, जैसे मैग्नीशियम आइन, कॉपर आइन, जिंक आइन, आयरन आइन। कुछ ऐसे होते हैं दैट आर ऑर्गेनिक इन नेचर, जिनको हम कोएंजाइम्स भी कहते हैं या प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कहते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ लिया है। अगर वो जो है कोएंजाइम जो है विटामिन्स होते हैं बेसिकली, अगर वो अटैच हो, दे अटैच द एंजाइम्स और दे आर डिटैचेबल, ठीक है, जो लूजली अटैच हो उनको हम कोएंजाइम कहते हैं। और प्रोस्थेटिक ग्रुप वो होते हैं जो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं विद एंजाइम्स। ऐसा ही है। तो अब हमने पढ़ना है कि एंजाइम वर्क कैसे करें, इनका बेसिक मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे कि एंजाइम, दो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसके अंदर, आपको नजर आ रहा है पेज नंबर 77 पे। देखिए डायग्राम बनी हुई नीचे, सबसे नीचे ईएस कॉम्प्लेक्स की। नजर आ रही है डायग्राम सब लोगों को? इस डायग्राम के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, दूसरा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट क्या चीज है? एंजाइम तो बेसिकली वो ये ग्लोबुलर पार्ट है, दिस इज एंजाइम। ये जो सबस्ट्रेट है जिसने कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में, दिस इज नोन एज सबस्ट्रेट, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जब एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होता है, ये जो पी आपको नजर आ रहा है, तो बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो विच हैव टू अंडरगो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू अ प्रोडक्ट। इज दैट सो? जब ये सबस्ट्रेट को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो बीच में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कुछ चीजें आएंगी, कुछ इवेंट्स आएंगे जो कि अब हम डिटेल में पढ़ने लगे हैं। कि फर्स्ट दिस एंजाइम एंड दिस सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। ये एक नॉर्मल है, नॉर्मल जो एंजाइमेटिक पाथवे है। अब बीच की जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विच इज ईएस कॉम्प्लेक्स, दिस वन एंड एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, दिस वन। ठीक है, ये पांच इंपॉर्टेंट चीजें जो हम अभी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आगे देखते हैं इसको। ओके, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे ही एक एंजाइम और सबस्ट्रेट व्हेन दे जॉइन टुगेदर, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ईएस कॉम्प्लेक्स में से कहेंगे कि जिसमें सबस्ट्रेट जो होगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, वो ये कन्वर्ट होगा इनटू प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले ये बनाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कोई चीज हमें ये हमारे पास रिएक्टेंट है, हमने इसका ये बनाना है, तो बीच में जो ट्रांजिशनल स्टेट्स होंगी जो हमें नजर नहीं आती लेकिन दे एग्जिस्ट, उनको हम क्या कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, देन एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। जैसे आप लोग देखेंगे व्हेन वी आर सपोज टू मेक चिप्स फ्रॉम पोटैटोज, तो फर्स्ट स्टेप में हमें ये पता है कि चिप्स से पोटैटोज बन जाते हैं। चिप्स हम जो लेस की फैक्ट्री है फॉर एग्जांपल, उधर हम सिर्फ पोटैटोज प्रोवाइड करें और आफ्टर 2 days वो हमें विद पैकेट्स के अंदर पैक करके लेस प्रोवाइड कर दें। तो बीच का जो प्रोसेस है वो क्या क्या वो तो हमें नहीं पता। दैट प्रोसेस ट्रांजिशन स्टेट का जो जिसके अंदर उन्होंने उस सारे पोटैटोज की कटिंग करनी है और कटिंग करके उसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद उसके ऊपर उसका जो भी वो एक्स्ट्रा मसाला वगैरह ऐड करते हैं वो करेंगे, फिर उसकी पैकिंग करेंगे एंड देन जब वो पैकिंग कर चुके होंगे द प्रोडक्ट इज रेडी। लेकिन प्रोडक्ट को बिल्कुल रिलीज आउटसाइड ऑफ द फैक्ट्री, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए जरूरी होगा कि वो हर पैकेट को सील करें। ठीक है, ऐसे ही होता है। अगर हम नॉर्मल देखें, आपको एग्जांपल समझ आ रही है जो मैं आपको समझा रही हूँ? तो एंजाइम के अंदर भी यही सीन होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए बीच में जो स्टेजेस हैं उनको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सही हो गया? पहले तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद फाइनली एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फाइनली प्रोडक्ट बनेगा। इसमें क्या होगा, एंजाइम जो है वो ऑल ओवर द प्रोसेस, जो ऑल ओवर द प्रोसेस होगा वो टेक प्लेस होगा। इसके बाद एंजाइम कैन मेक लोकल कंडीशन इनसाइड द एक्टिव साइट। मतलब एंजाइम जो एक्टिव साइट है जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होता है, दिस इज कॉल्ड एक्टिव साइट, इसके ऊपर एंजाइम अटैच होता है और ट्रांजिशन स्टेट्स को
चेंज करता है ट्रांजिशन स्टेट फ्रॉम ES कॉम्प्लेक्स टू EP कॉम्प्लेक्स। अब क्या होता है कि जैसे ही ये रिएक्शन ये कॉन्फर्मेशन आती है तो हमारे पास रिएक्शन जो है इट मोस्ट लाइकली टू हैपन। जैसे हमें ये पता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट में ये कॉम्प्लेक्स बना, फिर इससे प्रोडक्ट में किया, फिर ये दोनों सबस्ट्रेट जो स्प्लिट अप हो गए प्रोडक्ट में चेंज हो गए। समझ आइए इस टॉपिक की कि एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट जो एक्शन है वो कैसे टेक प्लेस हो रहा है एक सिंपल केमिकल रिएक्शन में। सेकेंडली हम देखेंगे, हमने मॉडल्स देखने एंजाइम के, पेज नंबर 78 पे आ जाए कि इज दैट यस मॉडल्स ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन के कितने मॉडल्स हैं? दो बेसिक मॉडल हैं, आप लोगों ने क्लास 9 में ही पढ़े होंगे, एक लॉक एंड की मॉडल, दूसरा इंड्यूस फिट मॉडल। मेरी आवाज आ रही है फर्स्ट ईयर? टॉपिक समझ आ रहा है आप लोगों को? जी मिस आ रहा है। ओके, लॉक एंड की मॉडल ये प्रपोज किया था एमिल फिशर ने इन 1894। आप लोगों को ये एमसीक्यू से बहुत आएगा कि ये मॉडल किसने प्रपोज किया, ये मॉडल किसने प्रपोज किया। सो लॉक एंड की मॉडल के अंदर क्या बात बताई थी कि एंजाइम की शेप जो है वो फिक्स है और सबस्ट्रेट की शेप भी फिक्स है। वो एंजाइम आता है ब्लॉक्स की तरह, छोटे बच्चे कार्टून खेलते हैं, बिल्कुल फिक्स शेप होती है। तो देयर इज नो चेंज इन द एक्टिव साइड। एक्टिव साइड वही है ना जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होता है आके। तो बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन कोई चेंज नहीं होता, एंजाइम सबस्ट्रेट की शेप बिल्कुल फिक्स होती है। यहाँ देखें फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज, ये हमारे पास शुगर है, सुक्रोज डाइसैकेराइड है। यस, एंजाइम की एक्टिव साइड पे आके ये अटैच हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना, प्रोडक्ट में चेंज हो गया, फ्रुक्टोज अलग, ग्लूकोज अलग, और एंजाइम अलग हो गया, प्रोडक्ट अलग हो गया। सो दैट इज लॉक एंड की मॉडल के दोनों शेप्स में, दोनों चीजों की, ना प्रोडक्ट की शेप में ना सबस्ट्रेट की शेप में कोई चेंज होता है, ना ही एंजाइम, दोनों इंतहाई फिक्स शेप्स हैं। ठीक है, और इट इज जस्ट लाइक लॉक एंड की, जैसे एक की होती है, इसकी पर्टिकुलर शेप है, एंजाइम की एक्टिव साइट की पर्टिकुलर शेप है, ये इसके अंदर फिट होगी, लॉक जो है वो ओपन हो जाएगा। तो अगर की करेक्ट नहीं होगी, की का यहाँ देखिए इसके दो हमारे पास एंड्स लगे, इसके एक है, की अगर सेम नहीं होगी तो लॉक एंड की मॉडल में रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगा, क्योंकि की चेंज है, सबस्ट्रेट चेंज है। ठीक है, तो दैट इज द रीजन व्हाई इसको लॉक एंड की मॉडल का नाम दिया कि इसकी एंजाइम की शेप भी चेंज नहीं होती और सबस्ट्रेट की शेप भी चेंज नहीं होती, दे आर सॉलिड। ठीक है, नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स क्या होते हैं? जो लॉक एंड की मॉडल के जो एंजाइम्स होते हैं वो जो एंजाइम लॉक एंड की मॉडल के को फॉलो करते हैं, ठीक है, उनको हम नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ एक ही काइंड ऑफ रिएक्शन को कैरी आउट करेंगे। जैसे आपने ये देखा कि इस रिएक्शन में ये वाला एंजाइम जो है, ये एंजाइम सिर्फ सुक्रोज को ही रिकॉग्नाइज करेगा, इसका ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। मतलब ये नॉन रेगुलेटरी है। ये इसका डेफिनेशन, व्हेन वन एंजाइम can catalyze only one substrate and essentially not other, it is known as absolute specificity। कि स्पेसिफिसिटी जो है किसी एंजाइम की, कि वो कितना स्पेसिफिक है, वो एब्सोल्यूट है, वो फॉर श्योर है, वो मतलब वो पहले से हमें पता है कि ये एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी है। कि हम जब हम बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएं, जैसे हम बहुत ज्यादा स्कूल में स्पेसिफिक हो जाए कि हमने, जैसे मैं स्पेसिफिक हो जाऊं कि मैंने सिर्फ फर्स्ट ईयर को ही पढ़ाना है, मैंने और किसी को नहीं पढ़ाना, तो ये मेरी एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी होगी कि मैं फर्स्ट ईयर के अलावा किसी को नहीं पढ़ाऊंगी। सो आई एम फॉलोइंग, आई एम अ नॉन रेगुलेटरी पर्सन बन जाऊंगी तब कि मैं किसी भी चीज को किसी और स्टूडेंट को नहीं पढ़ाऊंगी, सिर्फ फर्स्ट ईयर को पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आई विल बी फॉलोइंग लॉक एंड की मॉडल। द एंजाइम्स which are working according to lock and key model, they are also known as non regulatory enzymes। और ये जो मॉडल है सिर्फ स्मॉल नंबर ऑफ एंजाइम पे एक्ट करता है, क्योंकि एंजाइम जो है वो नॉर्मली लॉक एंड की मॉडल को फॉलो नहीं करते, उनकी सबस्ट्रेट की शेप भी चेंज हो जाती है, एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप भी चेंज हो जाती है। स्पेसिफिकली एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप चेंज होती है रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। तो एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि जब एक एंजाइम इज दैट एंजाइम इज कैटलाइजिंग ओनली वन काइंड ऑफ रिएक्शन, नॉट एनी अदर। इसकी एग्जांपल्स एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी की है कि एंजाइम जैसे यूरिएज है, वह यूरिया को कन्वर्ट करेगा इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और माल्टोज एंजाइम ग्लूकोज और माल्टेज को ब्रेक डाउन करेगा इनटू ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, सो दैट इज अबाउट एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। दूसरा हमारे पास मॉडल है इंड्यूस फिट मॉडल। इस मॉडल को प्रपोज किया था डैनियल कोशलैंड ने इन 1859, वैसे लिखा आपके बुक में 1859 में इसे प्रपोज किया था। इस मॉडल के मुताबिक जो एंजाइम की एक्टिव साइट है इट इज फ्लेक्सिबल, ठीक है, और मतलब जैसे ही प्रोडक्ट सबस्ट्रेट अटैच होता है वो उसके मुताबिक अपनी शेप को चेंज कर लेता है, लॉक एंड की मॉडल की तरह नहीं होता। इसके अलावा डिफरेंट जो मेकअप, डिफरेंट जो हमारे पास सबस्ट्रेट होते हैं वो अमाइनो एसिड या जो कि प्रोटीन बनाते हैं, डिफरेंट प्रोटीन को, वो क्या करते हैं, कैटालिटिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं एट एक्टिव साइट। अमाइनो एसिड अपनी शेप चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, और दिस चेंज जिसको चेंज शेप, देखिए यहाँ पे आप देखिए इस डायग्राम में कि एंजाइम की शेप ऐसे थी,
ठीक है। लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट अटैच हुआ कि इस वाली शेप को थोड़ा चेंज हो रहा है, यहाँ सर्कुलर थी यहाँ पे ट्रायंगुलर बन गई है, कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट अपने आप को फोल्ड फ्लेक्सिबल कर लेती है, ठीक है, ताकि हर हाल में केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो। जब सबस्ट्रेट एंजाइम से प्रॉपर्ली बाइंड नहीं करेगा ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो अगर एंजाइम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर ले, थोड़ी सी शेप चेंज कर ले, तो रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो सकता है। ऐसे ही है। So, according to the exposure of enzyme, substrate cause a change in enzyme. जैसे ही substrate का exposure होता है enzyme के ऊपर, enzyme की active site पे जो अमाइनो एसिड है, क्योंकि हमें पता है enzyme में प्रोटीन्स, प्रोटीन किससे बने, अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड अपने अरेंजमेंट थोड़ा चेंज करते हैं ताकि substrate easily बाइंड कर सके और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टेप 2 में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, स्टेप 3 में एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इंड्यूस हिट मॉडल आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे एंजाइम की शेप इतनी इरेगुलर सी है, जैसे ही सबस्ट्रेट आया इरेगुलर शेप में थोड़ी सी और चेंजिंग आई, सबस्ट्रेट एंजाइम अटैच हुए, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और प्रोडक्ट में चेंज हो गया, एंजाइम वापस अपनी शेप में आ गया। समझ आइए इंड्यूस फिट मॉडल की? फर्स्ट ईयर समझ आ रही है दोनों मॉडल्स, लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल? रेगुलेट जी, जो इंड्यूस फिट मॉडल को फॉलो करते हैं एंजाइम के अपनी एक्टिव साइट चेंज कर लेते हैं, उनको हम रेगुलेटरी एंजाइम्स कहते हैं, ठीक है। ये बात ये एमसीक्यूज में बहुत आता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स आर दोज एंजाइम व्हिच आर फॉलोइंग लॉक एंड की मॉडल, एंड रेगुलेटरी एंजाइम्स आर दोज एंजाइम व्हिच आर फॉलोइंग इंड्यूस फिट मॉडल, ठीक है। उनको हम रेगुलेटरी एंजाइम्स भी कहते हैं और एलोस्टेरिक एंजाइम्स भी कहते हैं, ठीक हो गया। एलोस्टेरिक एंजाइम्स एंड रेगुलेटरी एंजाइम्स। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि एक जैसे सबस्ट्रेट ए था, ये अटैच हुआ जाके एंजाइम 1 से, एंजाइम 1 ने थोड़ी सी अपनी शेप चेंज की, इसको चेंज कर दिया प्रोडक्ट बी में, ये प्रोडक्ट बी दूसरे एंजाइम के पास आया, इसने इसको एज सबस्ट्रेट लिया, इसकी शेप चेंज की, सी में बना दिया, सी एंजाइम ने गया ई पे, सी प्रोडक्ट एंजाइम ई के पास एज अ सबस्ट्रेट किया, उसने उसको डी में फाइनल प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। सो जो हमारा की एंजाइम होता है वो रेगुलेटरी एंजाइम में कैटालाइज द फर्स्ट स्टेप यूनिक टू पर्टिकुलर पाथवे। मतलब ये हो रहा है कि जो हमारा की एंजाइम है, रेट लिमिटिंग एंजाइम, रेगुलेटरी एंजाइम जो होता है वो क्या करता है कि फर्स्ट स्टेप को किसी ऐसे सबस्ट्रेट को लेता है जो पिछले एंजाइम ने पहले से यूज किया हुआ होता है, ठीक है, फिर उसको कन्वर्ट करता है इनटू प्रोडक्ट में। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं कि रेगुलेटरी एंजाइम्स क्या होते हैं, कि मोस्ट मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे पास मल्टी स्टेप्स होती हैं। जैसे आप देखें कि हमारी बॉडी में हमने प्रोटीन इंटेक किया, हमने मीट खाया, प्रोटीन सोर्स, चिकन खाया, मीट खाया, तो हमारी स्टमक में कौन सा एंजाइम सबसे पहले आएगा जो उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा इनटू अमाइनो एसिड? आएगा एंजाइम, आएगा हमारे पास प्रोटीएज। ऐसे ही है, प्रोटीएज ने अमाइनो एसिड में चेंज, अब हमने अमाइनो एसिड के भी कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, NH3 ग्रुप को अलग, CH को, तो एक और एंजाइम आएगा जो कि बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा और सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट करेगा। मतलब एक सबस्ट्रेट था प्रोटीन, उसको एक एंजाइम ने कन्वर्ट किया इनटू अमाइनो एसिड, फिर उस अमाइनो एसिड को दूसरा एंजाइम लेगा और स्मॉलर प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। सो मल्टी स्टेप हो गया एक पूरा रिएक्शन होने में। इन ईच एंजाइम सिस्टम देयर इज एटलीस्ट वन एंजाइम एंड द मतलब इसमें क्या होता है कि एक एंजाइम होता है और वो दूसरा एक सबस्ट्रेट को लेता है, फिर दूसरे एंजाइम को देता है, वो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है। सो इस तरह हमारे पास जो है वो केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस। हम एक एंजाइम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स को सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है बाय जस्ट चेंजिंग इट्स एक्टिव साइट, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास है हीमोग्लोबिन की, कि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है हमारे ब्लड के अंदर वो ऑक्सीजन कैरी करती है। जैसे ही ऑक्सीजन वो कैरी करता है तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम है जो क्या करता है कि इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देता है, हीमोग्लोबिन के 4 ऑक्सीजन को इसके इर्द गिर्द कलेक्ट कर लेता है। तो अब ये क्या होता है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके क्या बनाते हैं हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन H2CO3, पेज नंबर 79 पे देखें आप लोग, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, वो फिर जाके कार्बोनिक एनहाइड्रेट में से H2CO3 के दोनों आयंस को भी चेंज कर देता है, H2 में से H अलग और HCO3 अलग। सो ये हमारा ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने का मैकेनिज्म है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में, जो कि एग्जांपल है रेगुलेटरी एंजाइम्स की जो कि फॉलो करते हैं इंड्यूस फिट मॉडल को, ठीक है। तो हमारे पास ये थे दो मॉडल्स ऑफ एंजाइम जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे लॉक एंड की मॉडल किसने प्रपोज किया, एमएल फिशर ने, इंड्यूस फिट मॉडल प्रपोज किया डैनियल कोशलैंड ने। अब हमारे पास क्या हुआ कि इंड्यूस फिट मॉडल का जो हमारे पास कंक्लूजन है वो ये है कि इंड्यूस फिट मॉडल की जो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो फ्लेक्सिबिलिटी है एंजाइम की एक्टिव साइट की, वो हमें अलाउ करती है कि मोर देन वन टाइप ऑफ रिलेटेड सबस्ट्रेट
हमारे पास अटैच हो जाते हैं एक ही एंजाइम से, एंजाइम की एक्टिव साइट थोड़ी चेंज होकर, ताकि हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शन कुछ फ्यू नंबर ऑफ एंजाइम्स यूज करके केमिकल रिएक्शंस को कैरी आउट कर सके। एग्जांपल हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेस की थी, जिसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर रहे थे हम हीमोग्लोबिन में, उसको बना रहे थे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। लेकिन हम कंट्रोल साथ साथ किस चीज की भी कर रहे थे, हाइड्रोजन आयन की, कार्बोनिक एसिड की, ठीक है। आप यहाँ देखिए यही कार्बोनिक एनहाइड्रेज है जो हेल्प कर रहा है ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन में बाइंड करने में, और यही हीमोग्लोबिन कार्बोनिक एनहाइड्रेज है जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके हमारे पास H2CO3 बनाता है। दैट H2CO3 को यही कार्बोनिक एसिड उसके सिंपल आयंस में कन्वर्ट कर देता है। तो दैट इज अबाउट इंड्यूस्ड फिट मॉडल और रेगुलेटरी एंजाइम्स। इनका अगर हम कंपेरिजन करें कि एमिल फिशर ने प्रपोज किया था 1894 में, ये लॉकन की मॉडल रेने कोशलैंड ने इन 1959। फिर लॉकन की मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट रिजिड थी, उसकी शेप चेंज नहीं होती, एंजाइम की भी सबस्ट्रेट की शेप भी फिक्स थी, और प्रिसाइजली एंजाइम की जो एक्टिव साइट थी वो बिल्कुल फिक्स थी, फिक्स शेप थी। इंड्यूस्ड फिट मॉडल में बाइंडिंग साइट जो थी वो अपनी कंफर्मेशन चेंज कर रही थी अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके अलावा हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जब मिलते हैं तो वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर वो सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, वो अब रिलीज नहीं होगा, वो एक एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाएगा थोड़ी देर के लिए, फिर एट वन स्टेज वो उन दोनों प्रोडक्ट्स को अपने आप से अलग कर देगा। दैट वाज द टॉपिक। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का। जल्दी से आप मुझे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन और ये दो मॉडल्स बुक खोलें, जल्दी से इसको रिवाइज करें। फर्स्ट ईयर कोई चीज जो पूछ रही हो जल्दी से पढ़ें, इसको भी मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ। सब लोग सुन रहे हैं मैं क्या पढ़ा रही हूँ? ओके, जल्दी से 5 मिनट है आपके पास, इसको रिवाइज करें जल्दी से। पढ़िए जल्दी से, पढ़ लिया आप लोगों ने? फर्स्ट ईयर रिवाइज हो गया सब लोगों को? एनी क्वेश्चन अभी तक? नो मैम। असल में ये चैप्टर छोटा सा है और इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये जो मैं आपको चीज़ें हाईलाइट की हैं, एक तो रेगुलेटरी एंजाइम्स, नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स, और रेगुलेटरी एंजाइम को एलोस्टेरिक एंजाइम्स भी कहते हैं। अभी हम इस चैप्टर में एलोस्टेरिक इनहिबिशन भी पढ़ेंगे, तो आप लोग मोस्टली ये मिस्टेक करते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम्स और एलोस्टेरिक इनहिबिशन इसको मिक्स करते हैं, ठीक है। तो रेगुलेटरी एंजाइम्स को एलोस्टेरिक एंजाइम्स कहते हैं, और एलोस्टेरिक एंजाइम कौन से होते हैं? जो कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल को फॉलो करते हैं, ठीक है। और जो मैंने डिफरेंस बताया आपको कि आप डिफरेंस जब बताएंगे लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों की हेडिंग देंगे। अगर पहले पॉइंट में आपने डेफिनेशन बताई है तो दूसरी चीज की भी दोनों की डेफिनेशन बताएंगे। दूसरा पॉइंट में आप दोनों की एग्जांपल दिए तो दोनों की एग्जांपल एक ही लाइन में होनी चाहिए, ठीक हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज एक्टिवेशन एनर्जी, पेज नंबर 79 पे। कल भी आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, ऐसे ही है। इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। बेसिकली हमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि मॉलिक्यूल जो है वो नॉर्मली अगर एक दूसरे के सामने आए तो वो रिएक्ट नहीं करते जब तक हम उनको पुश ना करें, उनको एनर्जी ना दें कि वो रिएक्ट करें,
ऐसा ही है ना कि जैसे आप देखिए अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम 1 ग्लास ऑफ मिल्क में 1 चम्मच चीनी चीनी डाल दें, तो जब तक हम उसको मिक्स नहीं करेंगे तब तक चीनी तो डिसॉल्व नहीं होने वाली। ऐसा ही है कि हम जब तक जी एक स्टिमुलस से देंगे किसी चीज को, वो तो केमिकल केमिकल रिएक्शन ही है, दो चीजें मिक्स हो रही है, जब तक उनको अच्छी तरह मिक्स नहीं करेंगे फिजिकली, या कोई भी चीज जैसे मिल्क अगर बहुत ज्यादा वार्म हो तो शुगर जो है ना जल्दी हो जाती है डिजॉल्व। मिल्क या वाटर अगर थोड़ा सा गर्म हो, ठंडे पानी में चीनी डिजॉल्व नहीं होती। दैट इज अ डेली लाइफ एग्जांपल। इसी तरह एंजाइम्स जो है जब तक हम उन्हें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते तब तक अगर एंजाइम सब्सट्रेट मिल भी जाए ना, वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होंगे। दैट एनर्जी जिसको जो रिक्वायर होती है इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ रिएक्शन, इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्टिव करने के लिए वो एनर्जी यूज होती है। तो उस एनर्जी को इट मस्ट बी एडेड टू कॉज द मॉलिक्यूल टू रिएक्ट विद वन अनदर। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी या फिर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि हमारे पास we use heat as the energy of activation to increase number of effective collision of molecules। जैसे जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आप हमने वाटर की एग्जांपल ली, वाटर में हमने शुगर डिसॉल्व करनी है तो हमें वाटर को स्टेयर करना पड़ेगा। स्टेयर करने से वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, उनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। दैट इज द रीजन व्हाई कि वाटर में चीनी डिसॉल्व हो रही है। ठीक है, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ड्यू टू मोशन। तो हम जब मॉलिक्यूल्स को मोशन में ले आते हैं, वो मूव करते हैं, तो उनकी एनर्जी इंक्रीज होती है। उनकी एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से उनकी कोलिजन्स बढ़ती हैं और वो डिसॉल्व हो जाते हैं, एक दूसरे में रिएक्शन करते हैं। दैट इज अबाउट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन जैसे ही हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखते हैं, उनको भी कुछ ऐसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि जो उनके अंदर एंजाइम्स हैं वो क्या करें, एंजाइम जो है वो वर्कआउट करें, वो अपना केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करें, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करें। इसी वजह से हमने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ थर्मोलाइएबल। थर्मोलाइएबल का मतलब क्या है? टेम्परेचर सेंसिटिव। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कोई ना कोई बॉडी में चेंज आएगा। जैसे आप लोगों को अगर बुखार हो जाता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, सो यू फील कि आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, थोड़ी मतलब सुस्ती हो रही होती है, कुछ खाने को दिल नहीं करता। दैट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर इन आवर बॉडी सिंपली। ठीक है, तो थर्मोलाइबल जो मॉलिक्यूल्स है हमारी बॉडी में, प्रोटीन जो है, प्रोटीन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है टेम्परेचर से। जैसे आप लोगों ने देखा कि एग के अंदर एल्ब्यूमिन है, जैसे ही हम उसको गर्म बॉइलिंग वाटर में डालते हैं, वो एग बॉयल हो जाता है, उसकी प्रोटीन सॉलिडिफाई हो जाती है। सो प्रोटीन्स आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर। हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट इस वक्त 1000 केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, और वो रिएक्शन किस लिए हो रही है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है, विच इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है बेसिकली रिक्वायर्ड होती है इन लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शन, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते इतनी एनर्जी। एक रिएक्शन को इतनी एनर्जी, दूसरे रिएक्शन को इतनी एनर्जी। दैट इज द रीजन व्हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एक्टिवेशन एनर्जी का आप लोगों को कॉन्सेप्ट होगा कि अगर केमिकल रिएक्शन है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी जो, अगर हम उसको एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड ना करें तो उसको उसको क्या होगा कि उसको एक्टिवेशन एनर्जी उसकी हाई होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि हम एंजाइम्स के बगैर कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन। जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को हम उसको एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करे होंगे, तो तब क्या उसको अगर हम एंजाइम प्रोवाइड करें, एंजाइम क्या करेगा, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देगा और कम टाइम में केमिकल रिएक्शन कैरी आउट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने एक स्टोन को पुशअप करना है ताकि वो उसको यहाँ पे ला सके एक क्लिफ के ऊपर से, तो हम उसको कितनी एनर्जी लगेगी? विदाउट एंजाइम उसको पुश करते 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 टॉप पे लेके जाएंगे एंड देन इनटू द बॉटम। लेकिन अगर हम एंजाइम यूज करें तो हमें कम एनर्जी, कम टाइम लगेगा एक्टिवेशन एनर्जी अचीव करने में और उसके बाद प्रोडक्ट में चेंज करने में। दैट इज अबाउट केमिकल रिएक्शन और एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, जिसमें रिएक्टेंट्स एबीआर कन्वर्ट हो रहे हैं रिएक्शन सीटी। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया मिनिमम काइनेटिक एनर्जी दैट इज पार्टिकल मस्ट हैव फॉर केमिकल रिएक्शन टू ऑकर। यहाँ पे देखें आप लोग कि रिएक्टेंट्स जो हैं, अगर उनको अगर हम एंजाइम्स जो हैं प्रोवाइड नहीं, एंजाइम प्रोवाइड कर दें तो क्या होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी लो, जल्दी से एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो अचीव हो गई है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अगर एंजाइम प्रोवाइड ना करें तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी वैसी बहुत लो है, हमने उनको एंजाइम प्रोवाइड नहीं किया, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई है, उसके बाद प्रोडक्ट में वो चेंज हो गए। सो दैट इज अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? लिविंग सिस्टम्स के अंदर दे वर्क इन आइसोथर्मल कंडीशन, मतलब कि हमारी बॉडीज के अंदर टेम्परेचर सेम रहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एंजाइम जो होते हैं वो रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्ट करके, स्पेसिफिकली एंजाइम ने जैसे रिएक्ट किया इस केमिकल इस रिएक्टेंट ए से, ठीक है, रिएक्टेंट ए के साथ इसने कंबाइन किया
और उसके बाद एक ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बना लिया, जिस तरह वो हमने बनाया था एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विच इज AE कॉम्प्लेक्स. The energy level of AE complex reaches to the energy which is less, which levels the reactant B. अब हमारे पास दो रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट A और रिएक्टेंट B. एंजाइम ने रिएक्ट किया रिएक्टेंट A से, फिर उससे AE कॉम्प्लेक्स बनाया. AE कॉम्प्लेक्स ने फिर B से वो ज्वाइन किया. जब AE कॉम्प्लेक्स B से ज्वाइन करेगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा उस वो होना चाहिए AB. ठीक है, उस AB से एक तो प्रोडक्ट बन जाएगा, कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी जो आपको यहाँ नजर आ रही है. जो एक्टिवेशन एनर्जी इसने कैप्चर की थी रिएक्टेंट से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने में, प्रोडक्ट बनाने के बाद वही एनर्जी रिलीज भी हो जाएगी. दैट इज द एनर्जी व्हिच इज नोन एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. और it is energy required to break the existing bond between the two. ये जो बॉन्ड बना है A और B के अंदर, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी यूज होती है, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज हो गई इन बॉन्ड्स को बना के. जब हमने इस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, वापस A और B बनाना होगा, तो हम इसी एनर्जी को E को यूज करेंगे, जो कि इनको वापस सबस्ट्रेट में कन्वर्ट कर देगी. दैट इज अ लिटिल कॉन्सेप्ट व्हिच इज गिवन पेज नंबर 80 इफ यू गाइस कैन सी. अब हमारे पास क्या चीज है, फैक्टर्स है कुछ जो हमने पढ़ने हैं, विच आर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन. फैक्टर्स जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करें, उसके अंदर सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर, पीएच, एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एज यू गाइस कैन सी, जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करें. अब आप यहाँ देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम्स आर मोस्टली एक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर. जो जिस टेम्परेचर पे एंजाइम एक्ट कर रहे होते हैं ना, दे आर वर्किंग एट देयर बेस्ट, उसको हम एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं. हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्रीज है. एंजाइम जो है वो एक्टिविटी थोड़ी उनकी स्लो हो जाती है जब हम टेम्परेचर लो दें. ठीक है, टेम्परेचर हमारा बॉडी का बहुत लो हो जाए, हमारी बॉडी हार्ट बहुत स्लोली पंप करेगा, हम बहुत हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं. इसका मतलब मकसद क्या होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से कम है, तो हमारा जितने बॉडी के एंजाइम है वो स्लो डाउन हो गए हैं, रुकते नहीं है, स्लो डाउन हो जाते हैं. एंजाइम लूज एक्टिवेशन. अब एक तो अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाए, जैसे आप देखें ना कि जो लोग ग्लेशियर्स पे, जो आर्मी होती है, जो भी लोग काम कर रहे होते हैं, वो अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए बहुत सारी उनको चीजें चाहिए होती हैं. उसका मकसद ये होता है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाए ना, एंजाइम एक्टिविटी स्लो होते होते एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी, जीरो, बिल्कुल जीरो. एंजाइम काम नहीं करे तो पर्सन इज डेड, बिकॉज हमारी बॉडी में मेजर रिएक्शन जो है वो एंजाइम की वजह से, हम लोग अलाइव ही एंजाइम्स की वजह से हैं. अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाए तो क्या होगा, एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएंगे हमारी बॉडी का, तब भी कोई एंजाइम काम नहीं करेगा एंड वी आर डेड. ठीक है, बेसिकली एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी यहाँ पे आप देखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कि एंजाइम जो है वो लेस एक्टिव होता है लो टेम्परेचर पे, बहुत कम आहिस्ता 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 हो रहा होगा. लेकिन जब माइनस में टेम्परेचर चल जाता है तो एंजाइम बिल्कुल ही स्टॉप कर जाते हैं. आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एंजाइम एक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है. लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जिसके जो हमारी हर ऑर्गेनिज्म का चेंज होता है. ह्यूमन का 37, जैसे 37 पे पहुंचा, एंजाइम एक्टिविटी बेस्ट, बहुत तेज स्पीड से कैटाबॉलिज्म हो रही है, अमाइनो एसिड ब्रेक डाउन हो रही है, प्रोटीन की अमाइनो एसिड में अमाइनो एसिड से प्रोटीन बन रहे हैं, एनाबॉलिज्म हो रही है, कैटाबॉलिज्म हो रही है. लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा और इंक्रीज हुआ, एंजाइम एक्टिविटी थोड़ी स्लो हो जाएगी. और इंक्रीज हुआ ऐसा होगा कि एंजाइम का स्ट्रक्चर ही डिस्टॉर्ट हो जाएगा, एंजाइम विल बी डिस्टर्बटेड कंप्लीटली, एंजाइम डीनेचर हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि ईच एंजाइम हैज अ नैरो रेंज. एंजाइम की एक नैरो रेंज है कि वो पर्टिकुलर स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर पे नॉर्मल काम करता है. उससे अगर आगे पीछे हो ना, तो एंजाइम एक्टिविटी या तो बहुत स्लो हो जाती है या फिर बहुत बहुत ही ज्यादा कम हो जाए. इंक्रीज टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे एंजाइम एक्टिविटी विल बी बेस्ट, एंजाइम मैक्सिमम आउटपुट दे रहा होगा आपको. लेकिन जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ फिर भी एक्टिविटी स्लो, थोड़ा सा ज्यादा हुआ फिर भी एंजाइम एक्टिविटी स्लो, स्लोली सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा होगा इनटू प्रोडक्ट. लेकिन अगर बहुत ज्यादा स्लो या बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाए तो एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, एंजाइम बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं. ठीक है, 0 डिग्री एंजाइम जो है वो इनएक्टिव है, ऑप्टिमम टेम्परेचर एट 37 के करीब. और जैसे टेम्परेचर 50-60 गया तब एंजाइम डीनेचर एंड द मैन इज डेड. दैट इज अबाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. हमने ये पढ़ा कि जैसे ही इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल हमारी इंक्रीज होती है, और हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, जहाँ इस बी पॉइंट पे, एंजाइम एक्टिविटी विल बी एट इट्स मैक्सिमम रेट. सी पे क्या होगा कि एंजाइम जो है टेम्परेचर एक्टिविटी स्लो और टेम्परेचर बहुत ज्यादा अगर ज्यादा हो जाए तो एंजाइम विल बी डीनेचर्ड, एंजाइम बिल्कुल ही डिस्टॉर्ट हो जाएगा. लास्ट आपकी डायग्राम में पेज नंबर 81 पे देखें कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का होता है 37 डिग्रीज. यहाँ पे आप देख रहे हैं 37 डिग्रीज है.
इस पे एंजाइम एक्टिविटी विल बी बेस्ट, इस पे थोड़ा सा कम या ज्यादा होगा, एंजाइम एक्टिविटी विल बी लो। लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हीट टॉलरेंट होते हैं, वो हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, मतलब 40 डिग्री से लेके उनका जो मैक्सिमम आउटपुट है वो 79 के अराउंड है, 79 78। मतलब आप देखिए हमारी बॉडी को 78 टेम्परेचर मिले हम तो डाई कर जाएंगे ना, हम तो पहले ही मर जाएंगे उससे। लेकिन जो थर्मोफाइलिक बैक्टीरिया होते हैं, थर्मोफिलिक, टेम्परेचर लविंग, याद है हमने पढ़ा था हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक वाटर से फेयरिंग, वाटर से जो डरते हैं, हाइड्रोफिलिक जिनको वाटर पसंद होता है। सो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो हीट टॉलरेंट होते हैं, जो टेम्परेचर लविंग होते हैं, वो हाई टेम्परेचर 78 टेम्परेचर पे भी अपना मैक्सिमम आउटपुट दे रहे हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन के मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा मिनिमम हो जाए एंजाइम डीनेचर हो जाता है, लेकिन एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए तो एंजाइम जो है वो इनएक्टिवेट हो गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर उनके मुताबिक, अगर हमारी बैक्टीरिया का क्या होता है कि 40 डिग्रीज पे जहाँ पे एंजाइम हमारा डीनेचर हो रहा है, अगर वापस बॉडी को वही टेम्परेचर मिल जाए, 37 मिल जाए, तो हमारे एंजाइम वर्किंग होना शुरू हो जाते हैं दोबारा से। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये हमारा एक मिनिमम टेम्परेचर है, द टेम्परेचर एट विच इनएक्टिव एंजाइम बिकम एक्टिव अगेन इज नोन एज मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ आपका पेज नंबर 81 तक हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा है, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? कोई क्वेश्चन है किसी का? समझ आइए टॉपिक? ओके, अभी आप लोगों ने होमवर्क मैं आपका ग्रुप में सेंड कर दूंगी। अगर नहीं किया तो आप लोगों ने करना ही है कि जितना भी हमने पढ़ा है आपने उसका वॉइस नोट मुझे सेंड करना है कि आपको आज समझ के आई है, सब लोगों ने। जी मिस, ठीक है, ओके, ठीक है मिस। अल्लाह हाफिज।